हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे SS 705। ठीक है, SS 705 का नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो SS 705 में अपना ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपके 100% ICAI मॉड्यूल में जो भी टॉपिक है वो सारे इस वीडियो में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपका SS 705 कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक जो भी है उसको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे जो भी ICAI मॉड्यूल के हैं। ठीक है, तो ये अपनी एक कंसेप्ट क्लास है। ठीक है, आप इसको यूँ समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं SS 705। इसका नाम है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ओपिनियन का यानी कि भाई ओपिनियन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन की बात करो तो तीन होती है। क्वालिफाइड होती है एक। ठीक है, मॉडिफिकेशन में तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होती है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है एडवर्स और एक होता है डिस्क्लेमर। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं मॉडिफिकेशन के। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में कि दो ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक होती है अनमॉडिफाइड और एक होती है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड का नाम है, एक और नाम है क्लीन और इसका एक और नाम है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोल दो सेम ही मतलब रहेगा तीनों का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मॉडिफाइड के केस में क्या होगा भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री होते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। इसका मतलब क्या है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो अपना टॉपिक आप आज अपना ये है। ठीक है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अब अपन को ये पढ़ना रहेगा कि भैया कौन सा कब आता है, क्वालिफाइड कब आता है, एडवर्स कब आता है, डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट में कब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ही अपना बेसिक ओवरव्यू था SS 705 का मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन। ठीक है, इसमें अब अपन को ये पढ़ना रहेगा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स के साथ बताते जाता हूँ ताकि आपके अगर आप चाहते हो तो ये नोट्स आपके साथ में बनते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब बात आती है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही कब पड़ती है। ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ समझाते भी जाता हूँ और नोट्स में से बताते भी जाता हूँ। ठीक है, और आप लास्ट में लिखना चाहो तो आप ये नोट्स को लिख सकते हो, एज इट इज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा लास्ट में रिवीजन के वक्त। ठीक है, तो अब सेकेंड टॉपिक का नाम है सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आखिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अपन क्लीन ऑडिट रिपोर्ट भी तो दे सकते हैं, मतलब क्लीन से अपन कब मॉडिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका ये ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो अपन को क्लीन ऑडिट रिपोर्ट से मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट रहेगा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है, और टोटल 2 पॉइंट्स है जब अपन को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ, ठीक है, उससे ऑडिटर ने ये कंक्लूजन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला तो ऑडिट एविडेंस ये ऑब्टेन हो गया कि, और उससे कंक्लूजन कर लिया, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया और ये ऑडिटर ने कंक्लूजन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नॉट फ्री लिखा है तो आप लैंग्वेज के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट में बोला है व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, साई का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ, फर्स्ट केस में तो ऑब्टेन हो रहा था, सेकंड केस में क्या हुआ, साई ऑब्टेन नहीं हुआ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ कि उससे ऑडिटर ये कंक्लूजन पर पहुंच जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटर को ऐसे एविडेंस ही नहीं मिले, या आपको क्या एविडेंस ही नहीं मिले तो ऑडिटर ये कंक्लूजन पर ही नहीं पहुंच पा रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है, ठीक है। दोनों केस में से ऑब्वियसली या तो आपको ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिला होगा या नहीं मिला होगा, दोनों में से एक ही केस होता है प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस हो रहा है ऑडिटर के साथ तो ऑडिटर मॉडिफिकेशन की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब तीनों के बारे में अपन को पढ़ना रहेगा कि ये कब आता है, क्वालिफाइड कब आता है। पहले तो अपन ने ये जाना कि मॉडिफाइड, क्लीन से मॉडिफाइड की ओर ऑडिटर कब बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, तीनों में से कौन सा कब आएगा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टेबल बना हुआ है उस टेबल फॉर्मेट से ही अपन पढ़ेंगे, जो बुक में भी है, और अपन भी उससे ही पढ़ेंगे ताकि समझने में आसान रहे। नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ठीक है। दो ही केस हो सकते हैं, अभी बताया, मॉडिफिकेशन की ओर कब बढ़ता है, या तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि उसको पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटर को ये ऑब्टेन हो गया ऑडिट एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड, ठीक है। नॉट फ्री यानी कि मिस स्टेटमेंट है, और मिस स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। अगर ओबियसली कोई चीज़ मटेरियल है ही नहीं तो ओबियसली मॉडिफिकेशन की ओर क्यों बढ़ेगा, ठीक है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल, इंडेस, एएस जो भी लग रहे हैं वो आपने कंप्लाई नहीं करा है, ठीक है। शेड्यूल 3 उसका कंप्लाई नहीं करा, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आपने नहीं बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो मटेरियल मिस स्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे, ठीक है। मिस स्टेटमेंट का ये मतलब था, ठीक है। अब वो मटेरियलिटी ऑब्वियसली डिपेंड ऑन ऑडिटर जजमेंट, ठीक है। बड़ी कंपनी के केस में मटेरियलिटी लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपन ये देख रहे थे नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। पहला केस हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड, और सेकंड में क्या हुआ होगा, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, ठीक है। साई ऑब्टेन ही नहीं हुआ होगा, साई का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ जिससे पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। अब दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है वर्ड मटेरियल और एक होता है परवेसिव, ठीक है। परवेसिव का क्या मतलब होता है, अब ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसको टेबल बनाने से पहले, ठीक है। कौन सा कब आएगा उसके लिए अब यहाँ वर्ड आ रहा है एक परवेसिव, ठीक है। मटेरियल एंड परवेसिव। मटेरियल तो आपको पता है डिपेंड ऑन ऑडिटर जजमेंट क्या चीज़ मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल वो चीज़ कहलाएगी जिससे यूज़र का डिसीजन चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑडिटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि
वो चीज़ मटेरियल है जिससे यूज़र का डिसीजन चेंज हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के ऑब्वियसली। ठीक है, अब आ जाते हैं परवेसिव क्या होता है। बहुत ही एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन परवेसिव पे। ठीक है, तो परवेसिव वो चीज़ कहलाएगी जो 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, उसमें से एनी 1 कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो चीज़ परवेसिव कहलाएगी। ठीक है, 3 कंडीशन बताऊंगा, उसमें से कोई सी भी एक चीज़ फुलफिल हो गई ना, चाहे बाकी की 2 फुलफिल नहीं हो, कोई सी भी एक फुलफिल हो गई तो वो चीज़ परवेसिव है। ठीक है, परवेसिव का एज ए जनरल मीनिंग बताऊँ तो होता है इफेक्ट ऑन मल्टीपल एरिया। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसका इफेक्ट मल्टीपल एरिया, मल्टीपल जगह आए। ठीक है, कोई एक जगह पर उसका इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, नॉट ऑन वन एरिया इसका मतलब है। ठीक है, एज ए जनरल मीनिंग ये आपको बताया। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि ठीक है ये गलती स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, ठीक है, अगर मुझे लगता है भैया कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गलती और वो एक जगह पर नहीं है, ठीक है, उसका इफेक्ट यानी कि कहने का मतलब है मल्टीपल जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ परवेसिव कहलाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है, अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब रेवेन्यू बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली ये तो रेशो से ही पता चल जाएगा कि मैनिपुलेशन है, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंस को भी उसी रेशो में बढ़ा देगा ताकि किसी को डाउट नहीं होए। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट एक एरिया पर नहीं आ रहा, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंस पर भी आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल है। ठीक है, 3 कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया परवेसिव का मतलब होता है इफेक्ट ऑन मल्टीपल एरिया, एक एरिया से ज़्यादा पर उसका इफेक्ट आ रहा है कोई मिस स्टेटमेंट का, तो वो चीज़ होती है परवेसिव। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी है ये अपन देखते हैं। तो ये आप बुक में से आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है उसी पर ही आ जाते हैं। ठीक है, परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रहा पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इफ़ द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक आइटम यानी कि स्पेसिफिक जगह पर ही उसका इफेक्ट नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल जगह पर उसका इफेक्ट आना चाहिए, तो वो चीज़ परवेसिव कहलाएगी। ठीक है, विच अफेक्ट लार्ज एरिया, इसको आप यूँ समझ सकते हो। ठीक है, कोई जैसे कि मान लो इन्वेंट्री के अंदर कोई मैनिपुलेशन है तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सिर्फ एक ही आइटम में आपको लग रहा है मिस स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट या तो आपको मिल गई होगी, आइडेंटिफाइड हो गई होगी, या आपको लग रहा है हो सकती है पॉसिबल इफेक्ट, या तो आपको लग रहा है एग्जांपल है इन्वेंट्री। ठीक है, आपको लग रहा है इन्वेंट्री के अंदर मिस्टेक मिल गई या फिर हो सकती है। ठीक है, पर उसका इफेक्ट सिर्फ इन्वेंट्री पर ही रहेगा। अगर कोई आपको मिस स्टेटमेंट मिल भी गई इन्वेंट्री के अंदर तो ये दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, दूसरे एक्सपेंस, दूसरी चीज़ों को, ट्रेड रिसीवेबल्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका असर इस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है इफेक्ट स्पेसिफिक जगह पर नहीं मल्टीपल एरिया पर आना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल बताइए, जैसे इन्वेंट्री, इसका इन्वेंट्री इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, मल्टीपल एरिया पर उसका इफेक्ट आना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफेक्ट एक एरिया पर हो सकता है। पहले पॉइंट में तो बोला था मल्टीपल एरिया। ठीक है, इसलिए बोला था तीनों में से कोई सी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो भी वो परवेसिव कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है उसका इफेक्ट एक एरिया पर हो सकता है। ठीक है, पर जो वन एरिया है वो सब्सटेंशियल पोर्शन होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जांपल देखते हैं।
बैंकिंग कंपनी के केस में अपन ले लेते हैं, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आपको लग रहा है एडवांसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है। अब बाकी लोन्स आपने देखा वो सब सही था, बाकी सब सही था, ठीक है। जो भी पीपी वगैरह था बाकी सारे आइटम्स ठीक थे, सिर्फ आपको क्या मिला, एडवांसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट मिल गई। अब ये बाकी पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी को अफेक्ट कर रहा है, दूसरी चीज़ को नहीं कर रहा, तो ये पहली कैटेगरी में तो आएगा नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफेक्ट वन एरिया पर आ रहा है, हाँ वन एरिया पर आ रहा है, पर ये आपके बैंकिंग कंपनी के लिए तो ये सब्सटेंशियल पोर्शन है ना, एडवांसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट मिलना, तो ये कहलाएगा परवेसिव, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट भले ही एक एरिया पर आ रहा है पर ये सब्सटेंशियल है, ठीक है। अपने इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग कंपनी के केस में एडवांसेस में मिस स्टेटमेंट होना परवेसिव कहलाएगा, ठीक है। थर्ड पोर्शन क्या, थर्ड पार्ट बोल रहे हैं इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, यानी कि डिस्क्लोजर के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, और विच आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ऑब्वियसली हमने डिस्क्लोजर्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं दिया, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने कोई रॉन्ग डिस्क्लोजर दे दिया तो उससे यूजर्स का अगर डिसीजन चेंज हो जाएगा, ऑडिटर को लग रहा है, तो ये आपका परवेसिव कहलाएगा, ठीक है। तीनों में से कोई सी कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो परवेसिव है, ठीक है। तो ये अपन समझ गए, ठीक है। तो अपन ने दोनों, तो मैंने आपको बता दिया परवेसिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं वापस टॉपिक पर, विच मॉडिफिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, परवेसिव आपको मतलब आ गया होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया और उसको लग रहा है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, ठीक है। परवेसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ आता है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और साई ऑब्टेन नहीं हुआ पर ऑडिटर को लग रहा है, ठीक है, अगर ऑडिटर को साई ऑब्टेन हो जाता, सेकंड केस ये बोल रहा है ऑब्टेन हुआ तो नहीं, पर अगर ऑडिटर को साई ऑब्टेन हो जाता तो वो उसके लिए मटेरियल एंड परवेसिव भी होता, तो यहाँ भी आएगा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है। पहला पॉइंट है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है, वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, तो आएगा क्वालिफाइड, ठीक है। और साई ऑब्टेन नहीं हुआ सेकंड केस में, ठीक है, पर अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाता तो वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो होती पर परवेसिव नहीं होती, तो आएगी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। पहला पॉइंट है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, सेकंड केस बोल रहा है मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है। तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, यानी कि इसका कहने का मतलब है ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल गया, ऑडिटर को लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो आएगा एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और सेकंड केस बोल रहा है ऑडिटर ने ऑडिट करा पर उसको ऑडिट एविडेंस से ऑब्टेन नहीं हुआ, पर ऑडिटर ये सोचे अगर उसको ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाता तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल भी होते हैं, तो वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी होती है और परवेसिव भी होती है, ठीक है। तो यहाँ आएगा डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ, और ऑडिट एविडेंस क्यों ऑब्टेन नहीं हुआ, इसका कारण क्या होगा, व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन और स्कोप ऑफ ऑडिट, या मैनेजमेंट ने कोई काम करने के लिए मना कर दिया होगा, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन के केस में एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलने से मना कर दिया होगा, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया होगा मैनेजमेंट ने, ठीक है। बाकी तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो ही जाएगा ऑडिटर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, टेबल।
तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यही लिख रखा है जो नोट्स में है वो, ठीक है। लैंग्वेज आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड एडवर्ड्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब अपन क्या करते हैं, तीनों की डिफाइन जो अपन ने टेबल पढ़ी थी ना, वही डेफिनेशन है, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन देख सकते हो। क्वालिफाइड ओपिनियन कब आएगा, दो केस में, when financial statements are materially misstated। देखो ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन हो ही जाएगा फर्स्ट केस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मटेरियली मिसस्टेटेड कब हो गए, जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया होगा। तो यहाँ लिख रखा है ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड करा जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ऑडिटर को ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, अनेबल टू ऑब्टेन साई, और जो अगर उसको मिल जाते यानी कि पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल होते बट नॉट परवेसिव, ठीक है। जो ये टेबल से आपके ये पूरी डेफिनेशन भी कवर हो रही है, ठीक है। एडवर्ड्स कब आएगा आप खुद देख सकते हो, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। यानी कि जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया होगा, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस और मिस स्टेटमेंट्स बहुत होगी मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है। डिस्क्लेमर कब आएगा, जब ऑडिटर को साई ऑब्टेन नहीं हुआ होगा, अनेबल टू ऑब्टेन साई एंड मिस स्टेटमेंट्स आर बहुत मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है। डिस्क्लेमर का सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ डिस्क्लेमर का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप रीड कर लो एक बार सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है द ऑडिटर शैल डिस्क्लेमर एन ओपिनियन इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। डिस्क्लेमर ओपिनियन बहुत ही कम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप देखोगे कोई ऑडिट रिपोर्ट तो उसके अंदर आपको डिस्क्लेमर ना के बराबर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख रखा था ऑडिटर कंक्लूड्स दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द साई ऑब्टेन रिगार्डिंग ईच ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, ठीक है, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, पर वो जब ऑडिट कर रहा है तो एडवांसेस होंगे, लोन्स होंगे, ठीक है, डिपॉजिट्स, वही एक ही बात है, ठीक है। तो ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसको एडवांसेस अगर वो इंडिविजुअल देख रहा है तो उसको मतलब भरोसा हो रहा है कि ये सही है। डिपॉजिट्स इंडिविजुअल चेक कर रहा है तो उसको भरोसा है कि भैया ये सही है, ठीक है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये सही है, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल चेक करने जा रहा है एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ठीक है, पर जब अगर वो क्यूमुलेटिव देखने जा रहे हैं, यानी कि अगर ऑडिटर को बोला जाए क्यूमुलेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि इन सबको मिलाकर ऑडिट रिपोर्ट देने हैं, ठीक है, तो उसको इतना भरोसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना उसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि वो तो तब उसके पास इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो तब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल में तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल जब उसको अगर एडवांसेस पर बोला जाए कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनानी सिर्फ एडवांसेस पर, तब तो उसको भरोसा है कि हाँ सब सही है। पर वो जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बना रहा है तब उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ भाई सब सही है या नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको अनसर्टेनिटी लग रही है, ठीक है, जब वो क्यूमुलेटिव करने जा रहे हैं। तो तब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है वर्डिंग्स इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। अब आपको पता तो चल गया कि क्वालिफाइड आएगा, एडवर्ड्स आएगा, डिस्क्लेमर आएगा, पर लिखेंगे किसके इसको ऑडिट रिपोर्ट में, ये उसकी लैंग्वेज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, यानी कि आप इसमें कारण बताओ कि आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया, ठीक है। आखिर आपने
क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दी, ठीक है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्यों दी उसका कारण बताओगे, ठीक है। आपको क्या प्रोविज़न के अंदर कोई डाउट है तो वो यहाँ आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर प्रोविज़न अमाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ रियल ऑडिट रिपोर्ट का। यहाँ आप देख सकते हो या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन का, ठीक है, ये असल में स्पाइस जेट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हो क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे आती है, ठीक है। और ये क्वालिफाइड ओपिनियन में ये आप डिस्क्लोजर दोगे क्यों आपने क्वालिफाइड दिया। नो प्रोविज़न हैज़ बीन मेड फॉर इंटरेस्ट, इसलिए आपने क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दिया, ठीक है। कारण बताना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आखिर आपने क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्यों दी, ठीक है। ऐसे ही एडवर्स ओपिनियन कब देते हो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इस तरह की लैंग्वेज आप लिखते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको पता चल गया और परवेसिव भी है वो मिस स्टेटमेंट, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या होता है, इस केस में ऑडिटर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करता। ऑडिटर शुड क्लियरली स्टेट दैट ही डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि डिस्क्लेमर तो मतलब बहुत बेकार होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया तो होता है अनक्वालिफाइड या फिर अनमॉडिफाइड, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिफाइड, उसके बाद आता है एडवर्स, उसके बाद आता है डिस्क्लेमर। सबसे घटिया ऑडिट रिपोर्ट होता है डिस्क्लेमर, ठीक है। उसके बाद एडवर्स, फिर क्वालिफाइड और अनमॉडिफाइड यानी कि क्लीन तो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्लेमर में बता देगा कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ था, ठीक है। ये आप टेबल ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है ऐसे 705 का, कंसिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑडिटर को साई ऑब्टेन नहीं हो पाया। साई का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हो पाया। क्यों ऑब्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर दी, जैसे कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से नहीं मिलने देना, ठीक है, या फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, या फिर और भी लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए टू रिमूव लिमिटेशन। मैनेजमेंट फिर भी नहीं मान रहा तो TCWG यानी कि टॉप लेवल से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। और टॉप लेवल भी मना कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। और कोई ऑप्शन है क्या ऑडिट प्रोसीजर जिससे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए, पर फिर भी कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं मिल रहा। तो आपको लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, ठीक है, तो क्वालिफाइड दे दो। और आपको लग रहा है बहुत बड़ी मटेरियल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी और परवेसिव भी है, ठीक है। परवेसिव मैंने आपको बता ही दिया, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। यह आपके बुक के अंदर लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है इस केस में ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे 705 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके।